हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्विक इको पे। आज की इस वीडियो में हम कुछ की फीचर्स और बजट के हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे 2025 और 26 के। हमारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा बल्क में आपको कंटेंट देने की कोशिश नहीं की है। मैंने सोचा है कि इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प किया जाए ताकि आप एग्जाम के पर्पस से आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट स्पेशली जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सके और एक आइडिया लगा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं इस बजट की, तो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट हमारी इंजन ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या चीजें हैं ये हमें बताया गया है। तो इस बजट में हमें बताया गया कि इंजन ऑफ डेवलपमेंट हमारी 4 चीजें हैं जो जिसे हम डेवलपमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट, एमएसएमई सेक्टर में डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट में डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट में डेवलपमेंट। अगर हम इन चारों चीजों पे डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। अब कुछ फ्यूल्स हैं, जैसे कि फ्यूल क्या है, तो रिफॉर्म, हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म होना जरूरी है। स्पिरिट कैसा होना चाहिए, तो स्पिरिट हमारी इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, और इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि हमारी पूरी इकोनॉमी को एक साथ, यानी कि हमारे सभी लोगों को एक साथ में रख के इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। और डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, हमारा विकसित भारत। तो ये सब चीज ध्यान में रख के हम जर्नी ऑफ डेवलपमेंट को आगे लेके चलेंगे, यानी कि कंट्री इज जस्ट नॉट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। तो कंट्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम मिट्टी की बात करते हैं, लेकिन वहां के लोग ही एक कंट्री का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ जर्नी है। अब एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत के लिए क्या चीजें जरूरी है जो हमारे इस बजट में बताई गई है, तो कुछ 5 चीजें हैं, जैसे कि एक्सेलरेट ग्रोथ, हम ग्रोथ एक्सेलरेट करेंगे तो विकसित भारत हम पा सकते हैं। सिक्योर इंक्लूसिव ग्रोथ को हमें सिक्योर करना है। इनहैंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, यानी कि कैसे हमें इंडिया के मिडिल क्लास में एक स्पेंडिंग पावर लानी है। इन इन्विगेटर्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, कैसे हमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है। एंड अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेटलमेंट्स, और इन सब चीज को ध्यान रखे हुए ये हमारा एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत हमें दिया गया है बजट में। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट मेजर फॉर फोकसिंग ऑन गरीब यूथ एंड अन्नदाता एंड नारी। तो इन सब चीजों पे हमें डेवलपमेंट करने और फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग एंड रूरल प्रोस्पेरिटी के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो 1 से लेकर 5 तरह की चीजें बताई गई है। पहला क्या है, क्या जो किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन ह्यूज यील्डिंग सीड्स, यानी कि ये टारगेट रखा गया है कि हमें जो प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स है वो हाई यील्ड का होना चाहिए, और जिसमें और साथ ही साथ वो क्लाइमेट रेजिलियंस भी होना चाहिए। और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो इनहेंस है वो क्रेडिट भी इनहेंस की जाएगी, जिसमें कि शॉर्ट टर्म लोन 7.7 करोड़ फार्मर को प्रोवाइड की जाएगी, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स, और उनके लिए जो लोन है वो 5 लाख से बढ़ाया गया है। तीसरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलपमेंट एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसके लिए क्या की जाएगी, इसमें 100 तरह के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किए जाएंगे, जिसमें 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इसके अंदर हमें 5 ईयर मिशन रखा है इस साल के बजट में, जिसमें फैसिलिटेट और जिसका ये मिशन है कि हमें कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, और जिसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी में हमारे इंप्रूवमेंट करेगा, और कॉटन फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी भी हमें लाने के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन भी लाया जाएगा। उसके बाद है मखाना बोर्ड इन बिहार। तो मखाना एक बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर हो सकता है, और ये बहुत बढ़िया, इससे हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत अच्छा बढ़ सकता है, और जो हमारी मार्केटिंग है वो भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए एक मखाना बोर्ड बनाया गया है बिहार में, जो इंप्रूव करेगा जितने भी एडिशनल मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे फूड प्रोसेसिंग अथॉरिटी के द्वारा, वो उस पर ध्यान देगी। तो ये हमारा है कृषि से रिलेटेड। अब हम आते हैं आत्मनिर्भर इम्पल्सेस, ये भी हमारे फार्मिंग से ही है, कि जिसमें 6 साल 6 ईयर मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें फोकस होगी तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल। इसमें डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल अवेलेबिलिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड पे ध्यान दिया जाएगा। इनहेंसिंग प्रोटीन कंटेंट, हमारा दाल ऐसा होना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और साथ ही साथ हमें पोस्ट हार्वेस्ट स्टोर एंड मैनेजमेंट एश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर, यानी कि जो हमारी जितनी भी खाद्य सामग्री है उसको एक बड़े लार्ज स्केल पे स्टोर करना भी एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, जिसपे ध्यान दिया जाएगा। यानी कि हमें पल्सेज में आत्मनिर्भर बनना है, उसको बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है। फिर इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, तो रूरल इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए रूरल कम्युनिटी हब, को लोकेशन, इंस्टीट्यूशंस, अकाउंट सर्विस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट ऑफ द ईएमआई पिकअप, उसके बाद क्रेडिट सर्विस ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस, इंश्योरेंस एंड असिस्टेंस डिजिटल सर्विसेज। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज मिशंस
अब इसके आगे हम देखेंगे कि रुपए से लेके हम सारे डेटा भी देखेंगे इसमें जल्दी-जल्दी। तो उसके बाद एमएसएमई को किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा मेक इन इंडिया के लिए। तो एमएसएमई हमारे पूरे इंडिया का एक तरह से हम बोले तो रीढ़ की हड्डी है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की, और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, उनको एब्जॉर्ब कर सके। अब जैसे इसमें क्या-क्या किया जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो अभी हम आगे देखेंगे कि कस्टमाइज़ क्रेडिट कार्ड इसमें दिए जाएँगे, जिसमें 5 लाख की लिमिट होगी फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो कि उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर होंगे। एंड इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशू। तो पहले साल में 10 लाख ऐसे कार्ड इशू किए जाएंगे, स्पेशली फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स, तो जो पहली बार इंटरप्रेन्योर के उसमें आएगा, तो उसके लिए क्या स्कीम है, तो उसके लिए ये स्कीम है कि फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर, यानी कि 5 जो भी वीमेन होंगी, स्पेशली वीमेन, एंड जो भी फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर होगा उसको 5 लाख इंक्लूड किया गया है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, इसके अंदर विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब कुछ है इस स्कीम में, और जो कि लॉन्च किया गया है। और इसमें जो लोन प्रोवाइड होंगे वो 2 करोड़ होंगे, जो भी नेक्स्ट 5 ईयर आएंगे उसमें ये प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन। अब इस पे किस किस चीज पे, स्पेशली किस मिशन पे फोकस किया जाएगा एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए, तो वो है ईज एंड कॉस्ट डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, अ वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो ये सारे चीज़ों पे फोकस किया जाएगा एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। और जो मेजर ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो उसके लिए जो मेजर्स हैं, जैसे कि फोकस होगा प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। इसमें इस स्कीम के अंदर जो फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट है वो 22 लाख पर्सन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जिसका टर्नओवर 4 लाख करोड़, एंड एक्सपोर्ट भी इसका होगा ओवर 1 लाख करोड़। उसके बाद मेजर ऑफ द टॉय सेक्टर, तो मेजर्स ऑफ द टॉय सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है एमएसएमई से रिलेटेड, जिसमें फोकस होगा स्पेशली क्लस्टर स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स, जिसमें हाई क्वालिटी एंड यूनिक इनोवेशन, ये सारी चीजें मेड इन इंडिया ब्रांड स्पेशली इस पे फोकस किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग में भी सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, तो स्पेशली एमएसएमई सेक्टर बहुत बढ़िया है। अब ये देखिए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, इसको भी इनहेंस किया जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है बिहार की, स्पेशली मखाना में जो हमने स्टार्टिंग में देखा, वो भी बहुत अच्छा एक एमएसएमई का बहुत बड़ा हब बन सकता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाए तो। सिग्निफिकेंट इनहेंस अगर हम देखें तो क्रेडिट गारंटी कवर किसमें किया गया है, इसमें भी रिवाइज किया गया है करंट में, और रिवाइज अगर आप देखें तो एमएसएमई पहले करंट में 5 जो चल रहा था क्रेडिट गारंटी कवर, और अब जो है वो रिवाइज करके 10 कर दिया गया है। स्टार्टअप जो 10 था उसको 20 कर दिया गया है। अब एक्सपोर्टर एमएसएमई, अब ये फॉर टर्म लोन ये 20 करोड़ टर्म लोन ये ले सकते हैं, जो एक्सपोर्टर एमएसएमई है, जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अब रिवाइज्ड, अब अगर आप एमएसएमई की डेफिनेशंस देखें तो उसमें कई बार रिवाइज्ड किया गया है। तो अब हम देखते हैं नया क्या आया है। तो पहले एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर पहले अलग-अलग होते थे, दो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, लेकिन अब दोनों को क्लब कर दिया गया था, और उसके बाद उसमें अलग-अलग चेंजेस किए गए थे। अब ये नया एस्टिमेट्स आया है, जिसको देखना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट था पहले, मतलब अभी तक वो 1 करोड़ था, लेकिन अब इसको रिवाइज करके 2.5 करोड़ कर दिया गया है। इसमें टर्नओवर की जो लिमिट थी वो 5 करोड़ थी, अब इसमें रिवाइज करके 10 करोड़ कर दी गई है। स्मॉल इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट करंट में जो चल रही थी वो 10 करोड़ थी, लेकिन अब रिवाइज करके इसमें 25 करोड़ कर दी गई है। और टर्नओवर इसका करंट में अभी 50 चल रहा था, अब 100 करोड़ कर दी गई है। ऐसे ही मीडियम इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ था, उसको बढ़ा के 125 करोड़ कर दी गई है, और टर्नओवर 250 करोड़ था, अब उसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दी गई है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब तक जो चला आ रहा था वो क्या था, 1 से लेके 5, यानी कि 5 के मल्टीपल में चल रहा था। 10 5 50, 50 5 250, तो इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जो रिवाइज्ड है इसको हमें ध्यान में देना होगा। तो याद रखिएगा, जो पहले मतलब अब तक चल रहा था वो इन्वेस्टमेंट 1 था तो टर्नओवर 5 था। इस माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 था तो टर्नओवर 50 था। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। और मीडियम के लिए 50 था तो टर्नओवर 25 था, यानी कि 5 के मल्टीपल्स में था। लेकिन अब रिवाइज होकर क्या हो गया है, 2.5 हो गया है। अब इसका टर्नओवर कितना है, 10 करोड़। उसके बाद स्मॉल का 25 हो गया है, इसका टर्नओवर 100 करोड़। और ये 125 हो गया है और इसका टर्नओवर कितना है, 500 करोड़। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे, तो जो टर्नओवर है उसमें इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, 100 और 500 इस तरीके से है। यानी कि 10 मतलब पहले 10 है, फिर उसके बाद ये 2 जीरो बढ़ा है, और उसके बाद 2 जीरो के साथ ये 5 भी बढ़ गया है। तो ये याद रखिएगा, 10 100 500। उसके बाद ये कैसे याद रखेंगे, तो पहले क्या है 2.5
अब इस मतलब इस अगर हम डेसिमल को हटा देंगे तो 25 और इसी 25 में 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 125। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अभी जो नया आया है ये वाला, इसको हम कैसे याद करें, पुराने वाले को कैसे याद करें। इसे पूछा जा सकता है कि सपोज आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि स्मॉल इंटरप्राइजेस में व्हाट इज द न्यू टर्नओवर। तो अभी नया टर्नओवर क्या है स्मॉल इंटरप्राइजेस में, तो स्मॉल इंटरप्राइजेस में नया टर्नओवर 100 है, पुराना क्या था 50। तो इस तरीके से अगर आपका इन्वेस्टमेंट पूछेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या है 25। तो ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पिछला क्या था ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जो पहले पहले जो 2006 में आया था एमएसएमई का क्राइटेरिया, वो ये था। इसमें क्या था, क्लासिफिकेशन इंटरप्राइजेज एंड सर्विस इंटरप्राइजेज, इन सब दोनों का अलग अलग था। जैसे माइक्रो ये फिर रिवाइज हुआ, रिवाइज में क्या कर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को दोनों एक साथ लाया गया और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में बांट दिया गया, जो कि पहले का था। लेकिन अब का ये वाला है, तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा। अब इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन की बात करें तो पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन के लिए जो सक्षम जितने भी मिशन हैं उसके बारे में बता दे रही हूँ कि जो इसके लिए स्पेशली है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। उसके बाद है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, ये सेटअप किया गया है ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप के लिए। इसके साथ साथ है अटल ट्रिंकलिंग लैब, ये पहले से भी चला आ रहा था और इसमें और भी क्या किया गया है, 50,000 लैब को सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में अगले नेक्स्ट 5 ईयर में। तो ये याद रखिएगा कितने सारे लैब्स को सेटअप किया जाएगा, तो 50,000 लैब को सेटअप करने का टारगेट है। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो एआई के लिए भी अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे एजुकेशन सेक्टर में, तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड ऑल द गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन द रूरल एरिया, तो यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ रूरल एरिया में स्पेशली गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं एंड हेल्थ सेक्टर है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो मेडिकल एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए स्पेशली 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट इन नेक्स्ट 5 ईयर, तो यानी कि 75,000 और भी मेडिकल एजुकेशन के सीट्स को एक्सपेंड किया गया है अगले 5 साल में। पीएम स्वनिधि, तो पीएम स्वनिधि एक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, तो टू बी रिवैम्प्ड एंड इनहेंस लोन फ्रॉम बैंक एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, तो इसको और भी बढ़िया बनाया गया है ताकि जो लोन है वो अच्छे से यूपीआई से लिंक्ड हो जाए और क्रेडिट कार्ड्स, ताकि इसको कैपेसिटी बिल्डिंग में सपोर्ट मिल सके। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो इसके लिए क्या क्या कौन कौन से मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी वेलफेयर के बारे में सोचा गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा ई श्रम पोर्टल, हेल्थ केयर, जिसमें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ये सारी चीजें होंगी। अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, तो क्या क्या चीजें किसमें इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 5 सालों में। तो सपोर्ट टू द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट दिया जाएगा विद द आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, 50 years interest free loan to state for the capital expenditure and incentive for reforms, यानी कि 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट को, और वो भी कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा 1.5 लाख करोड़, और किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए, वो भी स्टेट में। फिर जल जीवन मिशन को 100% अचीव किया जाएगा, इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। ये मिशन ऑलरेडी एक कुछ स्टेट ने अचीव कर लिया, लेकिन पूरे अभी मतलब 100 कवरेज करने के लिए ये अभी इसको और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पावर सेक्टर रिफॉर्म, इसके अंदर क्या होगा कि इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म एंड augmentation of intra-state transmission, additional borrowing of 0.5% of GSDP to state and contingents to these रिफॉर्म्स। उसके बाद और क्या होगा, अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए इंप्लीमेंट होंगे, किस चीज के लिए, सिटी एज अ ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन, इसके लिए अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है। उसके बाद असेट मोनेटाइजेशन प्लान जो कि 5 साल का है, ये लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ मतलब कुछ कैपिटल भी रखे गए हैं इसमें, 10 लाख करोड़ का जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे उसमें दिया जाएगा। उसके बाद है हमारा मैरिंग टाइम डेवलपमेंट फंड, इसमें 25,000 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विद 49% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इतना जो फंड है ये मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ दिए जाएंगे, जिसमें 49 कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन क्या है, इसमें अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड अ सिविल liability for the nuclear damage act will be taken for the active partnership with the private sector। उसके बाद क्या है, उड़ान, इसमें क्या होगा, कनेक्टिविटी की जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी होगी, 120
120 न्यू डेस्टिनेशंस एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर। तो उड़ान यानी कि जो हमारा एविएशन है उसमें 120 नए कनेक्टिविटी रीजन को कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से अब जहां जहां एरोप्लेन की सुविधा नहीं है वहां भी प्रोवाइड की जाएगी अगले 10 सालों में, यानी कि जिसमें 4 करोड़ पैसेंजर कैरी हो सकेंगे। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, तो बिहार के लिए स्पेशली ध्यान दिया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट, यानी कि जहाँ पे ये बाढ़ बहुत बार बार आती है तो उसके लिए भी एक कैनाल बनाने की जरूरत है। तो ये फ्यूचर नीड है बिहार के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट की कमी है, और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा स्पेशली जो बाढ़ प्रोन एरिया है उसमें। अब हम आते हैं स्वामी फंड 2, इसमें 15,000 करोड़ एक्सपेंडिशन कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट थ्रू बिल्डिंग फाइनेंस। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बहुत छोटे छोटे उसमें यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। उसके बाद टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन साइट भी डेवलप किए जाएंगे विद द पार्टनरशिप ऑफ स्टेट। उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा वीजा फैसिलिटी जिसमें टूरिज्म बढ़ सके। फिर इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर यूथ, हमारे यूथ के लिए भी जरूरी है कि उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए, तो ये भी होगा। मुद्रा लोन फॉर द होम स्टेज, यानी कि होम स्टेज के लिए भी मुद्रा लोन प्रोवाइड की जाएगी। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट, ये भी दिया जाएगा, यानी कि स्टेट में हर एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हो जाएंगे, जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छा इंटेंसिव दिया जाएगा। ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू द टूरिज्म डेस्टिनेशन, यानी कि टूरिज्म को किस तरह से बहुत ईजी बनाया जा सके, जिसमें बहुत सारी वीजा और ये अलग अलग तरह की फैसिलिटीज को और अच्छा किया जाएगा ताकि टूरिज्म को बूस्ट मिल पाए। अब हम आते हैं कि इकोनॉमी एंड इनोवेशन के लिए क्या किया जा रहा है। तो पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंडर 10,000 फेलोशिप फॉर द टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IICs। तो ये बहुत अच्छा है कि 10,000 फेलोशिप और बढ़ाए जाएंगे स्पेशली IITs और IIS में। और जेन्स बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लांट्स, यानी कि सेकेंड जेन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लांट लाइन टू बी सेटअप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज, तो ये भी सेटअप किया जाएगा। फिर ज्ञान भारतम मिशन, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जितने भी होती है, कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप, यानी कि ज्ञान भारतम मिशन के अंदर जितने भी हमारे जो पुरानी बुक्स हैं, इस पे मोर देन 1 करोड़ से भी ज्यादा बुक्स को नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी के अंदर डाला जाएगा ताकि नॉलेज की शेयरिंग अच्छी तरीके से हो सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है, जिसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव को। उसके बाद नेशनल जियो स्पेशल मिशन, इसके अंतर्गत क्या होगा, डेवलप किया जाएगा फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा, और इसमें यूज किया जाएगा पीएम गति शक्ति फैसिलिटेशन टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड अंडर प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होगी, इकोनॉमी एंड इनोवेशन के अंतर्गत होगी। अब हम आते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इसके अंतर्गत विद सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट टू द फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रॉस बाउंड्री फैक्ट्रीज सपोर्ट्स एंड सपोर्ट टू द MSME। तो ये सारी, और भारत ट्रेड नेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक को मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, इसके अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन प्रोवाइड की जाएगी ताकि जितने भी जो भी चीजों का आदान प्रदान है वो अच्छे से हो पाए। फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इसके में जो स्टेट है वो प्रमोट करेगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसमें कि इमर्जिंग टायर 2 सिटीज इन्वॉल्व होंगी। वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर द एयर कार्गो, तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हाई वैल्यू पेरिशेबल्स हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को यहाँ से वहां भेजा जा सके, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है कि पेरिशेबल गुड्स स्पेशली एग्रीकल्चर के वो 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा, उसके लिए भी वेयर हाउस फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा। अब हम आते हैं रिफॉर्म एज अ फ्यूल, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो 74% थी अब उसको 100% कर दिया गया है। फिर रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स ऑफ स्पीडी अप्रूवल ऑफ द कंपनी मर्जर्स, यानी कि जितने भी मर्जर्स हैं कंपनियों के बीच में उसको बहुत ही ज्यादा अप्रूवल मिल गई है। रिवैम्प्ड सेंट्रल KYC जो है रजिस्ट्री के लिए वो रोल्ड आउट हुए हैं 2025 में। KYC कराना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए अलग अलग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। NABFID को सेटअप किया गया है, पोर्टल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, जिसमें फ्रेमवर्क के सेटअप किया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स और
उनको उनकी नीड के हिसाब से रूरल एरिया को किस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड हो सके, तो इसके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर भी डेवलप किया गया है। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए किए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं टैक्स रिफॉर्म की तरफ। तो टैक्स रिफॉर्म में चेंज इन डायरेक्ट टैक्स एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल, यानी कि न्यू इनकम टैक्स बिल के लिए जो प्रपोजल है वो भी किया गया है डायरेक्ट टैक्स में। और ये आपको पता होगा कि जो हमारा टैक्स है वो अब 12 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इसमें लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड अनलेस्ड प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी रिफॉर्म किए गए हैं। उसके साथ हाई लेवल कमिटी एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीज एंड इंडेक्स ऑफ स्टेट, और ये सब जन विश्वास बिल 2.0, इसमें क्या किया जाएगा, डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा 10,000 प्रोविजंस ऑफ द वेरियस लॉ कि किस तरीके से, तो ये जन विश्वास बिल को भी और अच्छे से फॉलो किया जाएगा। FSDC मैकेनिज्म भी है, जिसके अंतर्गत करंट फाइनेंशियल रेगुलेशन जो भी चल रहे हैं, सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस, उसको भी और इनहेंस किया जाएगा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। अब इनडायरेक्ट प्रपोजल के लिए क्या है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टमर टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्रियल गुड। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो रिमूवल ऑफ 0.7 टैरिफ रेट्स, तो रिमूवल किया जाएगा 0.7 टैरिफ रेट्स को। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं, तो एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज अप्लाई नहीं किए जाएंगे। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंट्स ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन अ सर्टेन आइटम, तो सेस को कम किया जाने की बात हो रही है और इक्वल सेस लगाने की बात की जा रही है इसमें इंडायरेक्ट टैक्स में। अब हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर प्रपोजल पे आते हैं, तो इसके अंदर क्या है, मेक इन इंडिया में अगर हम देखें तो एग्जेम्पशन ऑफ ओपन सेल फॉर LED LCD TV लूम्स फॉर टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स एंड लिथियम आयरन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड EVs, तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर प्रपोजल दिए गए हैं, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए प्रमोशन ऑफ MRO और उसके बाद ट्रेड फैसिलिटेशंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं अगर पढ़ना होगा तो। इंप्रूव्ड एक्सेस ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, तो इसको भी जो मेडिसिन है फॉर रेयर डिसीज, कैंसर एंड सर्वाइकल एंड क्रॉनिक डिसीज, इसको इंप्रूव करने की बात हुई है हमारे बजट में। 35 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन को एग्जेम्प्ट किया गया है लिस्ट से। उसके बाद 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, 37 मेडिसिन एंड 17 न्यू पेशेंट्स असिस्टेंट प्रोग्राम इज एग्जाम्प्ट लिस्ट। अब हम आते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, इसके अंतर्गत क्या है, अब हमारे इसमें देखिए कि 0 से 4 लाख तक कोई भी वो नहीं है, नील है हमारे टैक्स परसेंटेज। ये क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास पे स्पेशल फोकस दिया गया है इस टैक्स में, जिसमें 4 to 8 से 5% तक का टैक्स लगेगा, 8 to 12 10%, ये टैक्स परसेंटेज है। इसी तरीके से यानी कि यहाँ तक ये जाएगा। अब इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम फॉर द डिटरमाइनिंग आर्म लेंथ piece of international transactions for the block period of the 3 years. Expansion क्या जाएगा, scope of safe harbor routes and this provide uncertain international taxation, तो ये हमारे taxation का था, डायरेक्ट टैक्स का। इसके साथ साथ हमारे TDS और ईज डिफिकल्टीज को भी रेशनलाइज किया जाएगा, जिसमें से टैक्स डिडक्शंस लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन का डबल कर दिया गया है, पहले 50,000 था, अब 50,000 था, अब 1 लाख कर दिया गया है। द एनुअल लिमिट जो 2.40 लाख था फॉर TDS ऑन रेंट, उसको इंक्रीज करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंकरेज किया गया है वॉलेंट्री कंप्लायंस को, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू द फाइल अपडेट रिटर्न्स, जो फाइल अपडेट की रिटर्न्स होती है ना, उसकी भी टाइम लिमिट को अपडेट किया गया है। करंट जो लिमिट थी वो 2 साल थी टू 4 ईयर, तो अब 4 साल कर दिया गया है। रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन, यानी कि जितने भी कंप्लायंस बर्डन थे उसको रिड्यूस किया गया है, जिसमें स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 ईयर टू 10 ईयर कर दिया गया है। टैक्स पेयर्स allowed to claim the annual value of 2 self-occupied properties previously 1, यानी कि पहले एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स था, अब उसको 2 कर दिया गया है विदाउट एनी कंडीशन। प्रीवियसली जो थी वो कंडीशन से अटैच थी, लेकिन अभी कोई कंडीशन नहीं है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में टैक्स सर्टेनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब ये आते हैं टोंग टैक्स स्कीम, तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टोंग टैक्स, तो टोंग टैक्स एक हमारा शिपिंग के, जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं, उसी तरह से ये टोंग टैक्स शिपिंग और उस तरह की कंपनियों पे लगाए जाते हैं, जो स्पेशली शिपिंग प्रॉफिट कॉर्पोरेशन टैक्स इसको बोला जाता है। तो टोंग टैक्स एक वे है शिपिंग कंपनीज कि कैलकुलेट करने का, जो शिपिंग रिलेटेड प्रॉफिट होते हैं उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है इसमें, और शिपिंग रिलेटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं टर्म्स ऑफ शिप पे, ना कि उनके एक्चुअल इनकम जो वो अर्न करते हैं उस पे, तो इसी को टोंग टैक्स कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं
उस पे कि रुपीज हमारा कहाँ से आता है हमारी कंट्री में। तो अभी सबसे ज्यादा क्या है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज 24%, उसके बाद हमारा 22% इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स। कोई मतलब कुछ पिछले ऐसे सालों में कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज्यादा हमें पैसे प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी क्या है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज करिए तो आप कैसे अरेंज करेंगे, तो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद हमारा जीएसटी, उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद अगर देखना चाहें तो यह हमारा टैक्स ऑन नॉन रिसिप्ट, उसके बाद हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एंड देन कस्टम, एंड देन नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो हमें ये याद रखिएगा, बोरोइंग एंड लायबिलिटी सबसे ज्यादा पैसे आता है, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, एंड देन हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। अगर स्पेशली परसेंटेज में पूछे तो ये 24%, इनकम टैक्स 22%, जीएसटी 18%, एंड कॉर्पोरेट टैक्स 17%। उसके बाद वाले भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, तो सबसे ज्यादा खर्चा हमारा किसमें होता है, तो पहले इंटरेस्ट पेमेंट पे था 20%, लेकिन अभी खर्चा हमारा जो स्टेट से हम टैक्स और ड्यूटीज शेयर करते हैं ना, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, वो सबसे ज्यादा हो गया है। तो ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट अभी ज्यादा नहीं है, क्या है, टैक्स एंड ड्यूटीज। टैक्स एंड ड्यूटीज है ज्यादा, उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। टैक्स एंड ड्यूटीज 22%, इंटरेस्ट पेमेंट 20%। उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है परसेंटेज, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की। तो उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ज्यादा पैसा खर्चा होता है। और उसके बाद हमारा खर्चा, पैसे किस में खर्चा होते हैं, तो ये 8% वाले बहुत ज्यादा है, ये फाइनेंशियल कमीशन, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, अदर एक्सपेंडिचर, डिफेंस, तो ये सारे एट पे है। तो ये वाले 8 पे रहने दीजिए, इसको उतना मत याद करिए। 6 वाला याद करिए, मेजर सब्सिडीज पे 6% और पेंशन पे सबसे कम 4% खर्चा किए जाते हैं अभी के लिए। तो सबसे ज्यादा क्या है, टैक्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद हमारा क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके बाद 8% हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर एंड अदर ट्रांसफर। तो ये इस तरीके से हमारा पैसे का खर्चा होता है। अब रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल रिसीट में जो हमारा अभी का बजट एस्टिमेट्स है वो कितना है कि 34.2%, और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट कितना है 16.4%। रेवेन्यू रिसीट पहले से बढ़ा है और कैपिटल रिसीट भी पहले से बढ़ा है रिवाइज एस्टिमेशन से, और रिवाइज एस्टिमेशन हमारा 30.9 है और ये 34.2 है। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर पे। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा पहले से बढ़ा है और रेवेन्यू भी, एक्सपेंडिचर भी पहले से बढ़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि बजटरी एस्टिमेट्स और जो हमारा रेवेन्यू एस्टिमेट्स है, ये दोनों डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले के कंपैरिजन में। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम डेफिसिट ट्रेंड की बात करें तो डेफिसिट ट्रेंड में हमारा रिवाइज एस्टिमेट्स और बजटरी एस्टिमेट्स हम देख लेते हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट्स हमारा अभी डेफिसिट ट्रेंड में क्या चल रहा है, ये 6 पॉइंट फाइनेंशियल डेफिसिट, ये रेवेन्यू डेफिसिट, ये इफेक्टिव और ये प्राइमरी डेफिसिट। तो हमें आता है कभी वो अरेंज करने के लिए। तो फाइनेंशियल डेफिसिट अभी के लिए कितना है, हमारा बजट एस्टिमेट्स में 4.4 है, और हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कितना था, ये तो 4.4 अभी के लिए। सब फिजिकल डेफिसिट कितना है 4.4। उसके बाद हमारा क्या आता है रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट 1.5, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3 और प्राइमरी डेफिसिट क्या है 0.8। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, हमारा फिजिकल डेफिसिट, उसके बाद हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद हमारा प्राइमरी डेफिसिट, और लास्ट में क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑफ द सेंटर। तो नेट रिसीट ऑन द सेंटर में कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी, तो नेट सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल टैक्स रेवेन्यू। तो इसमें हम देख लेते हैं नॉन डेट कैपिटल टैक्स रेवेन्यू हमारा पहले से बढ़ा है 0.8%। इसकी बात करें तो बजट एस्टिमेट्स में हमारा नेट सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हमें कम मिलता है, जबकि टैक्स नेट सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू हमारा ज्यादा है। अगर हम स्टेट की बात करें तो इसमें ये हमारा क्या है, अभी बजटरी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल ट्रांसफर टू स्टेट है, हम कितना करते हैं 25.60 लाख करोड़, और पहले हमारा कितना था 22.76। तो अभी हमारा इसमें भी बढ़ा है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस किस आइटम्स में किए गए हैं, तो डिफेंस में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, देन हाउस अफेयर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, ये दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं, आईआईटी, टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो ये ऊपर के कुछ याद रखिएगा, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, यानी कि ये हमारी तीनों सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहले है, उसके बाद खाना, उसके बाद हमारी पढ़ाई, उसके बाद हमारा हेल्थ, उसके बाद हमारा अर्बन डेवलपमेंट। तो ये याद रखिएगा, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन,
हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा बजट का हमने एक तरह से जल्दी जल्दी सब कुछ देखा कि क्या होता है बजट में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।